अध्याय 19। अगली सुबह मेरा पहला विचार भी घुड़सवारी के बारे में था। मैंने अपने बालों में ब्रश चलाया, मुंह धोया और काले रंग की लेगिंग पहन ली। वे मेरे पास मौजूद राइडिंग ब्रीच के सबसे करीब थे। रनिंग शूज की वजह से मेरी एड़ी को स्टिरअप में रखना असंभव हो जाता, इसलिए मैंने लोफर्स पहन लिए। बिल्कुल सही जूते नहीं, लेकिन वे काम आ सकते थे। एक लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट और एक ऊनी स्वेटर ने मेरे पहनावे को पूरा किया। अपने बालों को पीछे की ओर खींचकर पोनीटेल बनाते हुए मैं बेडरूम में वापस आ गई। मैथ्यू ने अपनी भौं उठाए और ट्रॉकेट को कमरे में ले गया। उसका हाथ मुझे आगे जाने से रोक रहा था। वह सीढ़ियों की ओर जाने वाले चौड़े मेहराब के सहारे झुका हुआ था, हमेशा की तरह अच्छी तरह से तैयार था। गहरे भूरे रंग की पैंट और काला स्वेटर पहने हुए था। चलो दोपहर में सवारी करते हैं। मुझे इसकी उम्मीद थी। यसब्यू के साथ डिनर सबसे तनावपूर्ण था और उसके बाद मेरी नींद बुरे सपनों से भर गई थी। मैथ्यू कई बार जांच करने के लिए सीढ़ियां चढ़ गया था। मैं ठीक हूँ। व्यायाम और ताज़ी हवा मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ होगी। जब मैंने फिर से उसके आगे निकलने की कोशिश की तो उसने मुझे केवल एक गहरी नज़र से रोक दिया। अगर तुम काठी पर थोड़ा भी हिलो तो मैं तुम्हें घर ले आऊंगा। समझा। नीचे मैं भोजन कक्ष के लिए नेतृत्व किया, लेकिन मैथ्यू मुझे दूसरी दिशा में खींच लिया। चलो मैं नाश्ता इज़ब्यू के साथ ले मोंडे पर मुझे घूर रहा है, खाते हैं। ये स्वागत योग्य समाचार था। रसोई, वह चुपचाप कहा। कोई औपचारिक। हमने खाना खाया, जो जाहिर तौर पर हाउसकीपर के कमरे थे, 2 लोगों के लिए सजाई गई एक मेज पर धधकती आग के सामने। हालांकि मैं मार्थे के बेहतरीन भरपूर भोजन को खाने वाला अकेला व्यक्ति था। लकड़ी की गोल मेज पर चाय का एक बड़ा बर्तन रखा था, जिसे गर्म रखने के लिए लिनन के तौलिए में लपेटा गया था। मार्थे ने चिंता से मेरी ओर देखा, मेरे काले घेरे और पीली त्वचा को देखकर चिढ़ गई। जब मेरा कांटा धीमा हुआ, मैथ्यू ने बक्से के पिरामिड को पकड़ा, जिस पर काले मखमल से ढका हुआ हेलनेट लगा हुआ था। तुम्हारे लिए, उसने उन्हें मेज पर खींचते हुए कहा। हेलमेट अपने आप में ही स्पष्ट था। यह एक ऊंचे मुकुट वाली बेसबॉल टोपी की तरह था, जिसके पिछले हिस्से पर काले रंग का ग्रोसग्रेन रिबन लगा हुआ था। मखमली आवरण और रिबन के बावजूद हेलमेट मजबूत था और इसे विशेष रूप से नर्म मानव खोपड़ी को जमीन से टकराने पर टूटने से बचाने के लिए बनाया गया था। मुझे उनसे नफरत थी, लेकिन यह एक समझदारी भरा एहतियात था। धन्यवाद, मैंने कहा। बक्सों में क्या है? इन्हें खोलो और देखो। पहले बॉक्स में काले रंग की एक जोड़ी ब्रीच थी, जिसके घुटनों के अंदर साबर के पैच लगे थे, ताकि काठी को पकड़ सकें। मैथ्यू में सवारी करना मेरी पतली फिसलन वाली लेगिंग से कहीं ज्यादा सुखद रहा होगा और ऐसा लग रहा था कि वे भी फिट होंगी। मैथ्यू ने शायद ज्यादा फ़ोन कॉल किए होंगे और जब मैं सो रहा था तब अनुमानित माप रिले कर रहा होगा। मैं कृतज्ञता में मुस्कुराया। बॉक्स में एक लंबी पूंछ और सख्त धातु के सहारे वाली काली गद्देदार बनियान भी थी, जो सेराम में सिल दी गई थी। मैं देखने में और निस्संदेह कछुए के खोल की तरह महसूस कर रहा था, असुविधाजनक और बोझिल। यह आवश्यक नहीं है। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उसे ऊपर उठाया। अगर आप सवारी करने जा रहे हैं तो ये ठीक है। उसकी आवाज़ में भावना का जरा भी भाव नहीं था। आप मुझे बताइए कि आप अनुभवी हैं। अगर ऐसा है, तो आपको इसके वजन के हिसाब से एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा रंग उड़ गया और मेरी उंगलियों में गर्म झुनझुनी होने लगी। मैथ्यू ने मुझे दिलचस्पी से देखा और मार्थे दरवाजे पर आए और एक सूंघी ली और तब तक सांस अंदर बाहर की जब तक झुनझुनी बंद नहीं हो गई। आप मेरी कार में सीट बेल्ट पहनेंगे? मैथ्यू ने समान रूप से कहा। आप मेरे घोड़े पर बनियान पहनेंगे? हम एक दूसरे को इच्छाओं की एक स्टारडॉफ में घूरते रहे। ताज़ी हवा के विचार ने मुझे हरा दिया और मार्थे की आंखें आर्म्सवेस्टिग से चमक उठीं। हमारी बातचीत देखने में उतनी ही मज़ेदार थी जितनी मैथ्यू और यसब्यू के बीच की वॉली। इसमें कोई शक नहीं। मैंने आखिरी डिब्बे को चुपचाप खींच लिया। ये लंबा और भारी था और ढक्कन उठाने पर चमड़े की तीखी तीक्ष्णता महसूस हुई। जूते, घुटनों तक लंबे काले जूते। मैंने कभी
घोड़े नहीं दिखाए थे और मेरे पास सीमित संसाधन थे, इसलिए मेरे पास कभी भी सवारी के लिए उचित जोड़ी वाले जूते नहीं थे। ये सुंदर थे, उनके घुमावदार पिंडलियां और कोमल चमड़े के साथ। मेरी उंगलियां उनकी चमकती हुई सतह को छू गईं। धन्यवाद, मैंने सांस ली, उसके आश्चर्य से प्रसन्न हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि वे फिट हो जाएंगे, मैथ्यू ने कहा, उसकी आंखें नर्म थीं। आओ, लड़की, मार्थे ने दरवाजे से प्रसन्नतापूर्वक कहा। तुम कपड़े बदल लो। वो मुझे कपड़े धोने के कमरे में ले गई, इससे पहले कि मैं अपने लोफर्स उतारती और अपने शरीर से लेगिंग उतारती। उसने मुझसे लाइक्रा और कॉटन के कपड़े उतारे, जबकि मैं ब्रीच में घुस गई। वहाँ महिलाएं पुरुषों की तरह सवारी नहीं करती थीं, मार्थे ने मेरे पैरों की मांसपेशियों को देखते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। जब मैं वापस लौटा तो मैथ्यू अपने फ़ोन पर था, अपनी दुनिया के उन सभी लोगों को निर्देश भेज रहा था जिन्हें उसके प्रबंधन की आवश्यकता थी। उसने स्वीकृति के साथ ऊपर देखा। वे ज्यादा आरामदायक होंगे। वो खड़ा हुआ और जूते उठाए। यहाँ कोई जैक नहीं है। आपको अस्तबल में अपने दूसरे जूते पहनने होंगे। नहीं, मैं इन्हें अभी पहनना चाहता हूँ, मैंने उंगलियां फैलाते हुए कहा। बैठ जाओ, फिर मेरी अधीरता पर उसने अपना सिर हिलाया। तुम बिना मदद के पहली बार में उन्हें कभी नहीं पहन पाओगे। मैथ्यू ने मेरी कुर्सी उठाए और उसे मोड़ दिया ताकि उसे पैंतरेबाजी करने के लिए ज्यादा जगह मिल सके। उसने दायां जूता आगे बढ़ाया और मैंने अपना पैर टखने तक अंदर डाल दिया। वह सही था, किसी भी तरह की खींचतान से मेरा पैर कठोर मोड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह मेरे पैर के ऊपर खड़ा था, बूट की एड़ी और पंजे को पकड़कर उसे धीरे से हिला रहा था, जबकि मैं चमड़े को दूसरी दिशा में खींच रहा था। कई मिनट के संघर्ष के बाद मेरा पैर टांग में घुस गया। मैथ्यू ने तलवे को एक आखिरी दृढ़ धक्का दिया और बूट मेरी हड्डियों से सट गया। एक बार जब दोनों बूट पहन लिए गए तो मैंने प्रशंसा करने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए। मैथ्यू ने खींचकर थपथपाया, अपनी ठंडी उंगलियों को ऊपरी रिम के चारों ओर घुमाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मेरा रक्त संचार हो रहा है। मैं खड़ा था, मेरे पैर असामान्य रूप से लंबे लग रहे थे, कुछ करते हुए कदम उठाए और थोड़ा घूमा। धन्यवाद, मैंने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली, मेरे जूतों के पंजे जमीन को छू रहे थे। मुझे वे बहुत पसंद हैं। मैथ्यू ने मेरी बनियान और टोपी अस्तबल में लाकर रख दी, ठीक वैसे ही जैसे उसने ऑक्सफोर्ड में मेरा कंप्यूटर और योगा मैट लाकर रखा था। अस्तबल के दरवाजे खुले हुए थे और हलचल की आवाजें आ रही थीं। जॉर्जेस, मैथ्यू ने पुकारा। एक छोटा, दुबला पतला आदमी, जिसकी उम्र का पता नहीं था, हालांकि वह पिशाच नहीं था, कोने से आया, एक लगाम और एक करी कंघी लेकर। जब हम बाल्थासर के खलिहान से गुजरे तो घोड़े ने गुस्से से पैर पटकते हुए अपना सिर हिलाया। तुमने वादा किया था, वह ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो। मेरी जेब के अंदर एक छोटा सेब था जो मार्थे से मट्ठा लेकर आया था। ये लो, बेबी, मैंने कहा, इसे अपनी सपाट हथेली पर रखते हुए। मैथ्यू ने सावधानी से देखा कि बाल्थासार ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और अपने नाजुक होंठों से मेरे हाथ से फल लेने के लिए आगे बढ़ा। एक बार जब यह उसके मुंह में था तो उसने अपने मालिक को विजयी भाव से देखा। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम एक राजकुमार की तरह व्यवहार कर रहे हो, मैथ्यू ने रूखेपन से कहा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पहले अवसर पर शैतान की तरह व्यवहार नहीं करोगे। बाल्थासार के खुर झुंझलाहट में जमीन पर टकराए। हम टेक रूम से गुजरे। नियमित सैडी, लगाम और लगाम के अलावा वहाँ स्वतंत्र लकड़ी के फ्रेम थे जो एक छोटे से आराम कुर्सी की तरह कुछ रखते थे, जिसके किनारे अजीब तरह से सहारा देते थे। क्या रहे हैं? साइड सैडल्स, मैथ्यू ने कहा, अपने जूते उतारकर और एक जोड़ी वेल वुमन बूट्स पहनकर। एड़ी पर एक साधारण सी मुहर और ऊपर की ओर एक झटके से उसका पैर आसानी से नीचे फिसल गया। ये साबियू को वे पसंद हैं। पैडॉक में डाहर और राकासा ने अपना सिर घुमाया और दिलचस्पी से देखा, जबकि जॉर्जेस और मैथ्यू ने सभी प्राकृतिक बाधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा शुरू की जिसका सामना करना पड़ सकता है। मैंने भी निराश होकर अपनी हथेली पकड़ ली जब उसने मीठी खुशबू को सूंघा। डाहर को खेद है कि मेरी जेब में और सेब हैं।
बधियाकरण ने देखा। अगली बार मैंने वादा किया। उसकी गर्दन के नीचे झुकते हुए राकासा के पास जाकर चिल्लाया, नमस्ते सुंदरी। राकासा ने अपना दाहिना अगला पैर उठाया और अपना सिर मेरी ओर झुकाया। मैंने अपने हाथों को उसकी गर्दन और कंधों पर रखा, उसे मेरी गंध और स्पर्श की आदत डाली और काठी को खींचा, कमरबंद की पट्टियों की कसावट की जांच की और सुनिश्चित किया कि नीचे का कंबल चिकना हो। उसने चारों ओर हाथ बढ़ाया और पूछताछ करते हुए सूंघी और सूंघते हुए मेरे स्वेटर की ओर देखा जहां सेब रखा था। उसने गुस्से में अपना सिर हिलाया। तुम भी? मैंने हंसते हुए अपना बायां हाथ उसकी पीठ पर मजबूती से रखते हुए उससे वादा किया। चलो देखते हैं। घोड़ों को अपने पैरों को छुआ जाना उतना ही पसंद होता है जितना कि अधिकांश चुड़ैलों को पानी में डुबोया जाना पसंद होता है, जिसका मतलब यह नहीं है कि यह अंधविश्वास है। मैं पहले ये जांचे बिना घोड़े की सवारी कभी नहीं करता कि उनके नर्म खुरों में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। लेकिन आदत और जब मैं सीधी हुई तो वे लोग मुझे ध्यान से देख रहे थे। जॉर्जेस ने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे लगा कि मैं कुछ करूंगी। मैथ्यू ने सोच समझकर सिर हिलाया और मेरी बनियान और टोपी को आगे बढ़ाया। बनियान चुस्त और सख्त थी, लेकिन यह उतनी बुरी नहीं थी जितनी मैंने उम्मीद की थी। टोपी मेरी पोनीटेल में बाधा डाल रही थी और मैंने थोड़ी की पट्टी को जोड़ने से पहले इसे समायोजित करने के लिए इलास्टिक बैंड को नीचे कर दिया। मैथ्यू उस समय मेरी पीठ पर था जब मैंने लगाम पकड़ी और राकासा की रकाब तक अपना पैर उठाया। क्या तुम मेरी मदद करने तक कभी इंतजार नहीं करोगे? उसने मेरे कान में गुर्राहट के साथ कहा। मैं खुद घोड़े पर चढ़ सकता हूँ, मैंने गर्मजोशी से कहा। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। मैथ्यू के हाथों ने मेरी पिंडली को पकड़ा और मुझे बिना किसी प्रयास के काठी पर चढ़ा दिया। उसके बाद उसने मेरी रकाब की लंबाई जांची, कमरबंद की पट्टी को फिर से जांचा और अंत में अपने घोड़े के पास गया। वह काठी पर इस तरह झुका कि लगा कि वह सैकड़ों सालों से घोड़े पर सवार है। वहां पहुंचने के बाद वह किसी राजा की तरह लग रहा था। राकासा अधीरता में नाचने लगी और मेरी एड़ियों को नीचे धकेल दिया। वह हैरान होकर रुक गई। चुप रहो, मैंने फुसफुसाया। उसने अपना सिर हिलाया और आगे की ओर देखा, उसके कान आगे पीछे हो रहे थे। जब तक मैं अपनी काठी की जांच करता हूँ, तब तक उसे पैडॉक के चारों ओर घुमाओ, मैथ्यू ने लापरवाही से कहा। अपने बाएं घुटने को डाहर के कंधे पर टिकाया और अपने स्टिमअप चमड़े के साथ छेड़छाड़ की। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। उसके रकाब को समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह मेरी सवारी कौशल की जांच कर रहा था। मैंने राकासा को उसके पैरों के निशानों को महसूस करने के लिए मैदान के चारों ओर घुमाया। अंडालुसी वास्तव में नृत्य कर रही थी, अपने पैरों को नाजुक ढंग से उठाती और उन्हें एक सुंदर, हिलती हुई हरकत में मजबूती से नीचे रखती। जब मैंने उसके पैरों को उसके बगल में दबाया, तो राकासा की नाचती हुई चाल एक समान रूप से उल्लासमय, सहज चाल में बदल गई। हम मैथ्यू के पास से गुजरे, जिसने अपनी काठी को ठीक करने का दिखावा करना छोड़ दिया था। जॉर्जेस बाड़ के सहारे झुके हुए थे, बड़े मुस्कुराते हुए। सुंदर लड़की, मैंने चुपचाप सांस ली। उसका बायां कान पीछे की ओर झुका और उसने थोड़ी गति बढ़ा दी। मेरा बछड़ा उसके पार्श्व में दबा, स्टिरअप के ठीक पीछे, और वह सरपट दौड़ने लगी। उसके पैर हवा में फैल गए और उसकी गर्दन झुक गई। अगर हम पैडॉक की बाड़ को फांदते हैं तो मैथ्यू कितना नाराज होगा। मैं गुस्से में था। राकासा कोने पर पहुंच गई और मैंने उसकी गति धीमी कर दी। ठीक है, मैंने पूछा। जॉर्जेस ने सिर हिलाया और पैडॉक का गेट खोल दिया। मैथ्यू ने मेरी पीठ की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी सीट अच्छी है। तुम्हारे हाथ भी अच्छे हैं। तुम ठीक हो जाओगे। वैसे, उसने बातचीत के लहजे में कहा, मेरी ओर झुकते हुए और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए, अगर तुम वहां पीछे की बाड़ फांद कर चले जाते, तो आज की सैर खत्म हो जाती। एक बार जब हम बगीचों को साफ करके पुराने गेट से गुजरे, तो पेड़ घने हो गए और मैथ्यू ने जंगल को स्कैन किया। जंगल में कुछ फीट अंदर जाने के बाद वह आराम करने लगा। उसने अंदर के हर जीव का हिसाब लगाया और पाया कि उनमें से कोई भी दो पैरों वाला नहीं था। मैथ्यू ने डाहर को लात मारी।
और राकासा ने आज्ञाकारी ढंग से मेरा इंतजार किया कि मैं भी उसे लात मारूं। मैंने ऐसा किया और फिर से हैरान रह गया कि वो कितनी सहजता से आगे बढ़ रही थी। डाहर किस तरह का घोड़ा है? मैंने उसकी समान रूप से सहज चाल को देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि आप उसे डेस्ट्रियर कहेंगे, मैथ्यू ने समझाया। ये वह घोड़ा था जो शूरवीरों को धर्मयुद्धों में ले जाता था। उसे गति और चपलता के लिए पाला गया था। मैंने सोचा कि डेस्ट्रियस हमारे युद्ध के घोड़े हैं। डाहर राकासा से बड़ा था, लेकिन ज्यादा नहीं। वे उस समय के हिसाब से बड़े थे, लेकिन वे इतने बड़े नहीं थे कि इस परिवार के किसी भी आदमी को युद्ध में ले जा सके। एक बार भी हमारे पास कवच और हथियार नहीं थे। हमने डाहर जैसे घोड़ों पर प्रशिक्षण लिया और मजे के लिए उन पर सवारी की, लेकिन हमने बाल्थासार जैसे पेरचरॉन पर युद्ध लड़ा। मैंने राकासा के कानों के बीच घूरते हुए दूसरे विषय पर बात करने की हिम्मत जुटाई। क्या मैं तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? बेशक, मैथ्यू ने अपनी काठी में घूमते हुए कहा। उसने अपनी एक मुट्ठी कमर पर रखी और पूरी तरह से आश्वस्त था कि मध्ययुगीन शूरवीर घोड़े पर कैसे दिखते हैं। दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम हल्के से थामे हुए। अब मुझे पता था कि उसे चुड़ैलों से इतनी नफरत क्यों है। पिशाच और चुड़ैलें पारंपरिक दुश्मन हैं, लेकिन यसब्यू की मेरे प्रति नापसंदगी इससे कहीं ज्यादा है कि यह व्यक्तिगत लगती है। मुझे लगता है कि आप इससे बेहतर जवाब चाहते हैं कि आप वसंत की तरह महकते हैं। हाँ, मुझे गलत कारण चाहिए। वो ईर्ष्यालु है। मैथ्यू ने डाहर के कंधे पर थपथपाया। आखिर उसे किस बात से ईर्ष्या हो रही है? चलो देखते हैं। तुम्हारी शक्ति, खास तौर पर एक चुड़ैल की भविष्य देखने की क्षमता, बच्चे पैदा करने और उस शक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की तुम्हारी क्षमता, और जिस मामले में तुम मरती हो, मुझे लगता है, उसने कहा, उसकी आवाज में चिंतन था। येसाबेउ ने तुम्हें और लुइसा को बच्चों के रूप में देखा। हाँ, येसाबेउ ने हम दोनों को जन्म दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बच्चे को जन्म देने जैसा नहीं है। वो एक चुड़ैल की दूसरी दृष्टि से ईर्ष्या क्यों करती है? यह इस बात से जुड़ा है कि येसाबेउ को कैसे बनाया गया था। उसके निर्माता ने पहले अनुमति नहीं मांगी थी। मैथ्यू का चेहरा काला पड़ गया। वो उसे पत्नी के रूप में चाहता था और उसने उसे ले लिया और उसे पिशाच बना दिया। उसकी प्रतिष्ठा एक दृष्टा के रूप में थी और वह इतनी युवा थी कि अभी भी बच्चे पैदा करने की उम्मीद कर सकती थी। जब वह पिशाच बनी तो उसकी दोनों क्षमताएं खत्म हो गईं। वो कभी भी इससे उबर नहीं पाई और चुड़ैलें उसे खोई हुई जिंदगी की याद दिलाती रहती हैं। उसे इस बात से ईर्ष्या क्यों होती है कि चुड़ैलें इतनी आसानी से मर जाती हैं? क्योंकि उसे मेरे पिता की याद आती है। उसने अचानक बात करना बंद कर दिया और यह स्पष्ट था कि मैंने उसे काफी दबाया था। पैर कम हो गए और राक्षस के कान अधीरता से आगे पीछे चलने लगे। आगे बढ़ो, उन्होंने निराशा के साथ कहा और सामने खुले मैदान की ओर इशारा किया। राकासा ने मेरी एड़ी के स्पर्श पर आगे छलांग लगाई और अपने दांतों में लगाम पकड़ ली। वह पहाड़ी पर चढ़ने की गति धीमी कर दी और एक बार शिखर पर पहुंचने के बाद वह उछली और अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से इस तथ्य का आनंद ले रही थी कि डाहर नीचे खड़ा था जबकि वह शीर्ष पर थी। मैंने उसे तेजी से 8 के आकार में घेर लिया और उसे कोनों के चारों ओर जाने के दौरान ठोकर खाने से बचाने के लिए उड़ान भरते समय अपने लीड बदल दिए। डाहर ने एक कारमर की तरह नहीं बल्कि सरपट दौड़ लगाई। उसकी काली पूंछ उसके पीछे पीछे बह रही थी और उसके खुर अविश्वसनीय गति से धरती पर टकरा रहे थे। हौंफते हुए और राकासा को रोकने के लिए उसकी लगाम को हल्के से खींचा। तो यही डेस्ट्रियस का उद्देश्य था। वे एक अच्छी तरह से ट्यून की गई स्पोर्ट्स कार की तरह 0 से 60 तक जा सकते थे। मैथ्यू ने अपने घोड़े को धीमा करने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन डाहर हमसे लगभग 6 फीट की दूरी पर रुक गया। परिश्रम के कारण उसकी भुजाएं थोड़ी झुक गई थीं। दिखावा, तुम मुझे बाढ़ नहीं कूदने देते और तुम ये दिखावा करते हो, मैंने चिढ़ाते हुए कहा। डाहर को भी पर्याप्त व्यायाम नहीं मिलता। ये वही है जिसकी उसे जरूरत है। मैथ्यू ने मुस्कुराते हुए अपने घोड़े के कंधे पर थपथपाया। क्या तुम दौड़ में रुचि रखते हो?
हम तुम्हें निश्चित रूप से एक बढ़त देंगे, उसने विनम्रतापूर्वक झुकते हुए कहा। आप कहाँ पर हैं? मैथ्यू ने रिज के शीर्ष पर एक अकेले पेड़ की ओर इशारा किया और मुझे देखा, हरकत के पहले संकेत के लिए सतर्क। उसने कुछ ऐसा चुना था जिसे आप बिना किसी चीज से टकराए पार कर सकते थे। शायद राकासा अचानक रुकने में उतना अच्छा नहीं था जितना दाहर था। मैं किसी भी तरह से किसी पिशाच को आश्चर्यचकित नहीं कर सकता था और न ही मेरा घोड़ा अपनी चिकनी गल्ट के बावजूद दाहर को पहाड़ी पर हरा सकता था। फिर भी मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि वो कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैं आगे झुका और राकासा की गर्दन थपथपाई, अपनी ठुड्डी को एक पल के लिए उसके गर्म मांस पर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उड़ो, मैंने मन ही मन उसे प्रोत्साहित किया। राकासा ऐसे आगे बढ़ी जैसे कि उसके पिछले भाग पर थप्पड़ मारा गया हो, और मेरी सहज प्रवृत्ति ने नियंत्रण कर लिया। मैंने खुद को काठी से बाहर निकाला ताकि उसे मेरा वजन उठाने में आसानी हो। लगाम में एक ढीला कुट बांध दिया। जब उसकी गति स्थिर हो गई तो मैंने खुद को काठी में उतारा, उसके गर्म शरीर को अपने पैरों के बीच जकड़ लिया। मेरा पैर अनावश्यक रकाब से मुक्त हो गया और मेरी उंगलियां उसके अयाल के माध्यम से चली गईं। मैथ्यू और दाहर हमारे पीछे गरज रहे थे। यह मेरे सपने जैसा था, जिसमें कुत्ते और घोड़े मेरा पीछा कर रहे थे। मेरा बायां हाथ मुड़ा हुआ था जैसे कि कुछ पकड़े हुए हो, और मैं राकासा की गर्दन के साथ नीचे झुक गया, आंखें बंद कर लीं। उड़ो, मैंने दोहराया, लेकिन मेरे दिमाग में अब आवाज मेरी अपनी नहीं लग रही थी। राकासा ने और भी तेजी से जवाब दिया। मुझे लगा कि पेड़ करीब आ रहा है। मैथ्यू ने कसम खाई कि पेड़ की लगाम पर सब कुछ ठीक था। मेरी आंखें चिंता में डूब गईं। ओसीटन और राकासा आखिरी मिनट में बाईं ओर मुड़ गए, सरपट और फिर ट्रोट में धीमे हो गए। वहाँ, क्या आप हमेशा अनजान घोड़ों को अपनी आंखें बंद करके, बिना लगाम और बिना किसी उत्तेजना के, पूरी गति से खोजते हैं? मैथ्यू की आवाज में ठंडा गुस्सा था। आप अपनी आंखें बंद करके नाव चलाते हैं, मैंने आपको देखा है। और आप उन्हें बंद करके चलते भी हैं। मुझे हमेशा संदेह था कि इसमें जादू शामिल है। आपको सवारी करने के लिए अपनी शक्ति का भी उपयोग करना चाहिए, अन्यथा आप मर जाएंगे। और जो भी हो, मुझे लगता है कि आप राकासा को बता रहे हैं कि अपने हाथों और पैरों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से क्या करना है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने जो कहा वह सच था। मैथ्यू ने अधीरता से आवाज लगाई और अपने नाइट लैग को दाहर के सिर के ऊपर से घुमाते हुए, अपने बाएं हाथ को रकाब से बाहर निकालते हुए और घोड़े की बगल से सामने की ओर खिसकते हुए नीचे उतर गया। वहां से नीचे उतर जाओ, उसने राक्षस की ढीली लगाम पकड़ते हुए कठोरता से कहा। पारंपरिक तरीके से उतरते हुए मैंने अपना दाहिना पैर राकासा की पीठ पर घुमाया। जब मेरी पीठ उसकी तरफ थी, मैथ्यू ने हाथ बढ़ाया और मुझे घोड़े से उतार दिया। अब मुझे पता चला कि वह सामने की ओर मुंह करके क्यों बैठना पसंद करता था। इससे आप पीछे से पकड़े जाने और घोड़े से उतारे जाने से बच जाते थे। उसने मुझे घुमाया और अपनी छाती से टकरा दिया। ड्यू, उसने मेरे बालों में फुसफुसाते हुए कहा, कृपया ऐसा कुछ दोबारा मत करना। आपने मुझसे कहा था कि मैं जो कर रहा हूँ, उसके बारे में चिंता न करूँ। इसलिए आप मुझे फ्रांस लेकर आए। उनकी प्रतिक्रिया से चकित होकर उन्होंने कहा। मुझे खेद है, उसने गंभीरता से कहा। मैं हस्तक्षेप न करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको उन शक्तियों का उपयोग करते हुए देखना मुश्किल है जिन्हें आप समझते नहीं हैं, खासकर तब जब आपको पता ही न हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। मैथ्यू ने मुझे घोड़ों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया और उनकी लगाम बांध दी ताकि वे उन पर न चलें, लेकिन उन्हें विरल गिरती घास को कुतरने की आज़ादी दी। जब वह वापस लौटा तो उसका चेहरा उदास था। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो मुझे पेड़ के पास ले गया और हम उसके नीचे बैठ गए। मैंने अपने पैरों को सावधानी से एक तरफ मोड़ लिया ताकि मेरे जूते मेरे पैरों में न घुसें। मैथ्यू बस नीचे गिर गया, उसके घुटने जमीन पर थे और उसके पैर उसकी जांघों के नीचे मुड़े हुए थे। उसने अपनी पैंट की जेब से एक कागज निकाला जिस पर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले और भूरे रंग की पट्टियां बनी हुई थीं। इसे कई बार मोड़ा और फिर से मोड़ा गया था। मैं एक डीएनए रिपोर्ट थी। मेरी, तुम्हारा,
कब? मेरी उंगलियां पृष्ठ पर लगी पट्टियों को छूने लगीं। मार्कस ने न्यू कॉलेज में परिणाम लाया। मैं उन्हें आपके साथ इतनी जल्दी साझा नहीं करना चाहता था जब आपको अपने माता पिता की मृत्यु की याद आई। वो हिचकिचाया। क्या मेरा इंतजार करना सही था? जब मैंने सिर हिलाया तो मैथ्यू को राहत मिली। इसमें क्या लिखा है? हम सब कुछ नहीं समझते, उसने धीरे से जवाब दिया। लेकिन मार्कस और मिरियम ने आपके डीएनए में ऐसे मार्करों की पहचान की है जिन्हें हमने पहले भी देखा है। मिरियम की छोटी छोटी सटीक लिखावट पृष्ठ के बाईं ओर नीचे चली गई और कुछ पट्टियां लाल कलम से घेरे हुए दाईं ओर नीचे चली गईं। ये प्रोकॉग्निशन के लिए आनुवंशिक मार्कर है, मैथ्यू ने पहले घेरे हुए धब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी उंगली धीरे धीरे पृष्ठ पर नीचे जाने लगी। यह उड़ान के लिए है। ये चुड़ैलों को खोई हुई चीजें खोजने में मदद करता है। मैथ्यू लगातार शक्तियों और क्षमताओं का बखान करता रहा जब तक कि मेरा सिर घूम नहीं गया। यह मृतकों से बात करने के लिए है, ये ट्रांसमोग्रिफिकेशन है, ये टेलीकिनेसिस है, यह मंत्र कास्टिंग है, यह आकर्षण है, यह अभिशाप है और आपके पास मन पढ़ने, टेलीपैथी और सहानुभूति है, वे एक दूसरे के बगल में हैं। ये सही नहीं हो सकता। मैंने कभी किसी चुड़ैल के बारे में नहीं सुना था जिसके पास एक या दो से ज्यादा शक्तियां हों। मैथ्यू पहले ही 1 दर्जन तक पहुंच चुका था। मुझे लगता है कि निष्कर्ष सही है, डायना। ये शक्तियां कभी प्रकट नहीं हो सकती हैं, लेकिन आपको उनके लिए आनुवंशिक प्रवृत्ति विरासत में मिली है। उसने पृष्ठ पलटा। वहां अधिक लाल घेरे थे और मिरियम द्वारा अधिक सावधानीपूर्वक एनोटेशन थे। यहाँ तत्व चिन्ह हैं। पृथ्वी लगभग सभी चुड़ैलों में मौजूद है और कुछ में या तो पृथ्वी और हवा या पृथ्वी और पानी है। आपके पास तीनों हैं, जो बहुत दुर्लभ है। मैथ्यू ने पहले देखे गए 4 धब्बों की ओर इशारा किया। और आपके पास आग भी है। आग बहुत है। तत्व चिन्ह क्या है? मेरे पैर में बहुत तेज हवा चल रही थी और मेरी अंगुलियों में झुनझुनी हो रही थी। संकेत कि आपके पास एक या अधिक तत्वों को नियंत्रित करने की आनुवंशिक प्रवृत्ति है। वे बताते हैं कि आप एक चुड़ैल हवा क्यों उठा सकते हैं। इसके आधार पर आप जादू की आग और जिसे जादू का पानी कहा जाता है, उसे भी नियंत्रित कर सकते हैं। पृथ्वी क्या करती है? हर्बल जादू, बढ़ती हुई चीजों को प्रभावित करने की शक्ति मूल बातें हैं। मंत्र कास्टिंग, शाप और आकर्षण या उनमें से किसी एक के साथ संयुक्त वास्तव में यह। इसका मतलब है कि आपके पास न केवल शक्तिशाली जादुई क्षमताएं हैं, बल्कि जादू टोने की जन्मजात प्रतिभा भी है। मेरी चाची मंत्रों में माहिर थी। एमिली नहीं थी, लेकिन वह छोटी दूरी तक उड़ सकती थी और भविष्य देख सकती थी। चुड़ैलों के बीच ये क्लासिक अंतर जादू टोना करने वालों को अलग करना, जैसे सारा, जादू का इस्तेमाल करने वालों से। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या शब्द आपकी शक्ति को आकार देते हैं या क्या आपके पास बस यह है और आप इसे अपनी पसंद के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने हाथों में अपना चेहरा जला लिया। मेरी माँ की तरह भविष्य देखने की संभावना काफी डरावनी थी। तत्वों पर नियंत्रण, मृतकों को साथ ले जाना। उस शीट पर शक्तियों की एक लंबी सूची है। हमने उनमें से केवल 4 या 5 को ही देखा है। ये भयानक था। मुझे लगता है कि हमारे पास इससे भी अधिक है, जैसे कि आप अपनी आंखें बंद करके कैसे चलते हैं, राकासा के साथ संवाद करने की आपकी क्षमता और आपकी चमकदार उंगलियां। हमारे पास अभी तक उनके लिए नाम नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि बस इतना ही है। मैथ्यू हिचकिचाया। बिल्कुल नहीं। उसने दूसरा पेज पलटा। हम अभी तक इन मार्करों की पहचान नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में हमें डायन की गतिविधियों के बारे में जानकारी को डीएनए सबूतों से जोड़ना पड़ता है, जिनमें से कुछ सदियों पुरानी हैं। उनका मिलान करना मुश्किल हो सकता है। क्या परीक्षण ये स्पष्ट करते हैं कि मेरा जादू अब क्यों उभर रहा है? हमें इसके लिए किसी लास्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जादू ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो वो लंबी नींद से जाग रहा हो। सारी निष्क्रियता ने उसे बेचैन कर दिया है और अब वह अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। खून निकलेगा, मैथ्यू ने कहा। वह धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मुझे उठा लिया। जमीन पर बैठे बैठे तुम्हें सर्दी लग जाएगी,
और अगर तुम बीमार हो गए तो मुझे मार्थे को खुद को समझाने में बहुत समय लगेगा। उसने अप्रत्याशित दावत के लिए सीटी बजाई। घोड़े, वे मेरी दिशा में टहलते रहे, फिर भी अपने घोड़े चबाते रहे। हम 1 और घंटे तक साइकिल चलाते रहे, सेपी टूर्स के आसपास के जंगल और खेतों की खोज करते रहे। मैथ्यू ने खरगोशों का शिकार करने के लिए सबसे अच्छी जगह बताई और जहां उसके पिता ने उसे अपनी आंख निकाले बिना क्रॉसबो चलाना सिखाया था। जब हम अस्तबल में वापस लौटे तो परीक्षण के परिणामों को लेकर मेरी चिंताएं थकान की सुखद भावना में बदल गई थीं। कल मेरी मांसपेशियों में दर्द होगा, मैंने कराहते हुए कहा। मैं कई सालों से घोड़े पर नहीं चढ़ा हूँ। आज जिस तरह से तुमने सवारी की, उससे किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था, उसने कहा। हम जंगल से बाहर निकले और महल के पत्थर के गेट में प्रवेश किया। तुम एक अच्छे सवार हो, डायंस, लेकिन तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अपना रास्ता खोना बहुत आसान है। मैथ्यू को इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं खो जाऊंगा। उसे इस बात की चिंता थी कि मैं ढूंढ लिया जाऊंगा। नहीं होगा। उसकी लंबी उंगलियां लगाम पर ढीली पड़ गईं। वो पिछले 5 मिनट से उन्हें पकड़े हुए था। ये पिशाच ऐसे आदेश देने का आदी था जिनका तुरंत पालन किया जाता था। वो अनुरोध करने और समझौते पर बातचीत करने का आदी नहीं था, और उसका हमेशा का चिड़चिड़ा स्वभाव कहीं नजर नहीं आ रहा था। सिडलिंग राकासा को डाहर के करीब ले गया। मैंने हाथ बढ़ाकर मैथ्यू की हथेली को अपने मुंह के पास उठाया। मेरे होंठ उसके कठोर, ठंडे मांस के खिलाफ गर्म थे। उसकी पुतलियां आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। छोड़ दिया और राकासा को आगे की ओर धकेलते हुए अस्तबल की ओर चल दिया।